बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दशर अली शेख और आज जो है हम सराशर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की जानिब से जो कि क्लास 9 से लेकर के एमकेट और ईकेट तक के ऑनलाइन कोचिंग्स जो है उनके हवाले से जो है चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हमारा जो एमडीकेट का जो कोर्स है, ठीक है, उसकी आज जो है प्रैक्टिस क्लास जो है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसकी प्रैक्टिस क्लास नंबर 2 है। तो आज की क्लास के लिए हम क्वेश्चंस की तरफ जो है प्रोसीड करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर आप नजर आ रहा है, दैट इज एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द सम केमिकल चेंज। एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब है ड्यूरिंग सम केमिकल चेंज, द एनर्जी एब्जॉर्ब इज यूज्ड। यानी कि वो एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शंस। किसके दौरान? सम केमिकल रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, तो वो एनर्जी जो है उसका यूज जो है वो कहाँ पर किया जाता है? यानी कि वो एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। कब? सम ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन या सम केमिकल चेंज। यानी कोई भी जब केमिकल चेंज आ रहा हो, केमिकल चेंज का मकसद क्या है? अल्टीमेटली तौर पर केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं। यानी जब केमिकल चेंज हो या केमिकल रिएक्शन चल रहा हो तो उस वक्त जो है एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर हाइड्रोजन के अंदर आप लोगों ने एटॉमिक हाइड्रोजन पढ़ते हुए पढ़ा था कि जब भी हम जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं तो उस वक्त हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज अबाउट 104 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ा था? 104 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन एटम्स के अंदर। इट मींस के हमारे पास जो H और H के दरमियान बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए काम आ रहा होता है। It means that to break the bonds between the atom, to form the bond between the atom, to expand the size of substances, to avoid the substances, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए will be the right answer। क्यों ऑप्शन ए सही होगा? Because during any chemical change or during any chemical reaction जो भी एनर्जी हम दे रहे होते हैं वो एनर्जी किस चीज में यूटिलाइज हो रही होती है? वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है हमारे पास ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को बिटवीन द एटम्स। अच्छा, यहाँ पर जो है वो स्क्रीन पर थोड़ा सा मसला हो रहा है, आई गेस शायद नेट का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, मैं इसको चेकआउट कर लेता हूँ तो स्क्रीन जो है जो ब्लर हो रही है ये वाला मसला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा वक्त दें, 1 से 1.5 मिनट लगेंगे मुझे इसको चेंज करने में। मैं अपनी स्क्रीन को चेंज कर लूँ या सॉरी अपने इंटरनेट कनेक्शन को मैं चेंज कर लूँ, जो हमारा दूसरा पोर्टल है उसको ज्वाइन करूँ, सो दैट ये वाला जो प्रॉब्लम है ये एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है जी, ये कनेक्ट हो चुका है हमारा इंटरनेट। ठीक है, और उम्मीद है कि आप जो है नेट की जो connection वाली बात है वो नहीं प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, अच्छा, तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया आज की क्लास का। नाउ वी आर मूविंग आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। विच प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक? पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक है, ये पूछ रहे हैं। यानी कि जितने भी गिवन ऑप्शन है आपके पास इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है? बर्निंग पेट्रोल इन द कार इंजन। कार इंजन के अंदर से अगर आप लोगों ने देखा हो साइलेंसर से क्या आ रहा होता है? आपके पास धुआं निकल रहा होता है, मतलब अंदर कोई ना कोई बर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, कोई चीज जल रही है। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ ऑयल फ्रिक्शन। क्रैकिंग कराने के लिए हमें हीट को देनी पड़ती है, इसीलिए क्रैकिंग जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अच्छा, साथ साथ इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के साथ साथ आपको 3 नए एमसीक्यूज सीखने को मिलेंगे। याद रखें, क्रैकिंग जो होती है वो क्या होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कराने के लिए हमें जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, मतलब अल्टीमेटली हीट देनी पड़ती है, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज एज वेल एंडोथर्मिक प्रोसेस। मेल्टिंग बिटुमिन फॉर द रोड्स, यानी कि जो डामर डाला जाता है रोड्स पर ब्लैक कलर करने के लिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेल्ट करना बिटुमिन को, इट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और बर्निंग ऑफ पेट्रोल क्या है आपके पास? इट इज द एक्सोथर्मिक चेंज और द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, दैट्स व्हाई द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। An endothermic reaction is one in which energy is। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इस वन, ये एक ऐसा रिएक्शन है इन विच एनर्जी इज। अब हम सब ये बात जानते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें लिखा हो कि एनर्जी जो हो वो एब्जॉर्ब हो रही हो। क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब हो रही हो। ठीक है,
सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच एनर्जी इज गिवन आउट, नहीं भाई ऑप्शन ए नहीं हो सकता, गिवन आउट ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में नहीं, ऑप्शन सी और डी हो सकता है। अब किस लिए एब्जॉर्ब होता है ये देखते हैं। एब्जॉर्ब बिकॉज का ये जो सी डॉट बॉन्ड लिखा हुआ है ये असल में केमिकल बॉन्ड लिखा हुआ है। एब्जॉर्ब बिकॉज द केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म। याद रखिएगा 90% केसेस के अंदर बॉन्ड फॉर्मिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर कौन सा पूछा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इट मींस कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है वो किस लिए एब्जॉर्ब होती है, ताकि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको वो क्या कर सके, तोड़ सके। दैट्स व्हाई द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ वाटर सिस्टम इज। जो लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ वाटर सिस्टम है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो लीस्ट रैंडम स्टेट में कौन है, क्या आइस है, क्या लिक्विड वाटर जो होता है वो होता है लीस्ट रैंडम स्टेट में, या फिर जो है आपके पास जो स्टीम है स्टीम वो होता है लीस्ट रैंडम स्टेट में, या तो मैं यहाँ पर पहली बात बता दूं कि यहाँ पर पूछना क्या चाह रहे हैं, लीस्ट रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट कहते हैं कि इजीली मूव करना। लीस्ट रैंडम स्टेट का मकसद यानी कि कोई एक ऐसी स्टेट बता दें जिसमें मूवमेंट तकरीबन ना हो रही हो। सही है, इट मींस क्या मूवमेंट किस में नहीं हो रही होती, उस स्टेट ऑफ मैटर में जिसमें आपके पास क्या हो, जो मॉलिक्यूल्स हो वो क्लोजली पैक्ड हो। ठीक है, उस स्टेट में। तो कौन सी स्टेट होती है वाटर सिस्टम की, आपके पास वाटर सिस्टम से मुराद यानी H2O के बारे में पूछ रहे हैं, H2O सिस्टम के हवाले से, तो आइस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर गलत लिखी हुई है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। वर्क इज ए स्टेट फंक्शन। अच्छा जी, वैसे तो आप लोगों को मैंने कल के ही लेक्चर में बताया था कि H यानी इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी E, प्रेशर P और V, दे ऑल आर द स्टेट फंक्शंस। इसके अंदर तो हमने वर्क डन की बात ही नहीं की। इट मींस के ये ऑप्शन तो गलत हो सकता है भाई। ठीक है, लेकिन गौर से अगर देखें तो P और V जो होता है वो एक्चुअली किसका प्रोडक्ट होता है, वो वर्क डन का ही प्रोडक्ट होता है। इट मींस कि वर्क डन इज एज वेल एज स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन नहीं, टेम्परेचर तो स्टेट फंक्शन नहीं हो सकता। H, E, P एंड B और इन्हीं के मल्टीपल का जो आंसर आता है वो आपके पास स्टेट फंक्शन हो सकता है। जैसे P और B का मल्टीपल वर्क डन आया, ठीक है, तो ये आपके पास जो है स्टेट फंक्शन हो गया। लेकिन जो टेम्परेचर है वो वर्क फंक्शन हो, वो आपके पास पाथ फंक्शन होता है। वर्क, अब हमने कल का जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या देख लेते हैं, वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि वर्क को हम कहां से मेजर करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा सिस्टम, यानी कि जो भी आपके पास अंडर कंसिडरेबल पार्ट हो रिएक्शन के अंदर, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। और उसकी बाउंड्रीज से ही हम पता लगाते हैं कि वर्क डन हो रहा है या फिर हम वर्क डन उसके ऊपर कर रहे हैं। अगर आपके पास बाउंड्रीज फैल रही हैं तो इट मींस कि वर्क डन सिस्टम खुद कर रहा है। अगर बाउंड्रीज कम हो रही है तो मतलब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्कआउट कर रही है, मतलब हम बाउंड्रीज से ही पता लगा सकते हैं। ऑप्शन डी क्या है, चेंज इन द स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास चेंज इन स्टेट जो है अगर वो कंप्लीटली तरह से हमें पता चल जाए, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड, यानी कि हमारे पास जो चेंज ऑफ स्टेट है वो हम कंप्लीटली तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाए। इट मींस के कौन सा ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया, टेम्परेचर वाला। क्या टेम्परेचर जो है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है बल्कि वो पाथ फंक्शन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज which one of the following is involved in determining the enthalpy change in a chemical reaction। क्वेश्चन है which one of the following, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है is involved in determining, जो कि हेल्प करता है enthalpy change in a chemical reaction, यानी enthalpy को जो इंथैल्पी चेंज होता है, which one of the following is involved, वो इन्वॉल्व होता है हमारे पास डिटरमाइन करने के लिए इंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। सो द नंबर ऑफ स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड। एक्टिवेशन एनर्जी तो डिपेंड ही नहीं करती। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम, द इंटरमीडिएट इज ओवरऑल रिएक्शन। अच्छा, लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। So where is our more questions? मैं स्क्रीन पर इसको यहीं पर रहने देता हूँ। ठीक है, मैं सेकंड पेज जो है उसकी तलाश कर रहा हूँ। Where is it?
I hope this is that. Oh, I think we have done. No, this is not. ठीक है जी, ये हमें मिल चुका। ठीक है, पीछे ही रखा हुआ था। इन 3 क्वेश्चंस के बाद चैप्टर नंबर 5 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो टोटली तौर पर हमारे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। देन फिर मैं देखूंगा कि अदर जो बुक्स हैं प्रैक्टिस बुक्स के हवाले से, जो मशहूर ज़माना बुक्स हैं जो कि एक एमडीकेट के स्टूडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कि उसके एडमिशन के लिए जो प्रैक्टिस बुक्स हैं वो हेल्पफुल साबित हो, तो उनमें से मैं देखूंगा अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले तो मैं उनको जरूर डिस्कस करूंगा। और पास्ट पेपर्स के हवाले से भी देख लूंगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को समझाने की जरूरत है तो वो मैं बता दूंगा। इन क्वेश्चंस के बाद भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होगी तो आप लोग मुझसे जो है, हमारा जो ग्रुप है वहां पर मेरा कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, जो प्लेटफॉर्म का नंबर है वही मेरा नंबर है। साहिर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेरी ही है, ठीक है, और ऑनर भी मैं ही हूं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट का। सो दैट्स व्हाई आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, जो हमारा नंबर है, जिस नंबर से आपके पास रशद ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के हवाले से टेक्स्ट मैसेजेस और तमाम नोटिफिकेशन आती है, उसी नंबर पर आप पूछ सकते हैं। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सही है फॉर ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तमाम के तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए? ऑप्शन ए देखें तो अ कैटलिस्ट इज नीडेड फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। नहीं, जरूरी तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़े। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिनमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपरेशन, मीथेन की प्रिपरेशन, ठीक है, इनमें क्या है आपके पास, यानी जब कार्बन और हाइड्रोजन से डायरेक्ट मीथेन बनता है उस वक्त हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। और बहुत सारे इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड करते हैं लेकिन उनको कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता। नाउ द ऑप्शन बी, लाइट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। लाइट जो है वो एब्सॉर्ब होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। लाइट का एब्सॉर्ब होना, इट मींस इट इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस। इसको एक्सप्लेन कर रही है फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस क्या कहता है? फोटोसिंथेसिस का मकसद है कि लाइट जो है वो आपके पास एब्सॉर्ब हो रही होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन हैव द लेस एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कल हमने बात की थी रिएक्टेंट की एनर्जी के बारे में और प्रोडक्ट की एनर्जी के बारे में। हमने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए जो एनर्जी होती है प्रोडक्ट की वो कम होती है और जो एनर्जी है रिएक्टेंट की वो ज्यादा होती है। तो इस ऑप्शन में अगर हम देखें, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन हैव द लेस एनर्जी देन द रिएक्टेंट, यानी अब तक तो यही सही है। आगे पढ़ लेते हैं, दे आर द रिएक्शन व्हिच रिक्वायर्स हीट टू स्टार्ट। नहीं, हीट टू स्टार्ट इट मींस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हीट चाहिए होती है, वो तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Now we are proceeding about the next question, that is about which of the following is an endothermic process? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है? कंबशन ऑफ फ्यूल, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, ब्लैक जो आपके पास स्मोक निकल रही होती है या व्हाइट स्मोक जो निकल रही होती है आपके पास, वो किस वजह से? अंदर कोई ना कोई चीज बर्न हो रही है, इस वजह से, मतलब बर्निंग जो है आपके पास, उसकी वजह से अब हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है जिसकी वजह से पिस्टन मूव करता है, गाड़ी चलती है। इट मींस कि आपके पास कंबशन ऑफ द फ्यूल या सिंपल कंबशन जब आपके पास एक्सोथर्मिक चेंज है, एंडोथर्मिक चेंज नहीं है। फोटोसिंथेसिस, अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसके लिए लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है और लाइट जो है उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? छोटे छोटे से फोटॉन्स, ठीक है, जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराने में हिस्सा लेते हैं, जो कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को ताकि वो रिएक्ट कर सकें। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि जाकर के बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान और रिएक्शन स्टार्ट होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब तक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में भी हीट एनर्जी रिलीज होती है, इट मींस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मकसद है आपके पास जो है हम आइस की तरफ कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं। तो एक चीज अब मैं यहाँ बता दूं, बहुत काम की चीज है, सुन लीजिए। 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं हमारे पास, पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस, ठीक है। सॉलिड की एनर्जी सबसे कम है, गैस लिक्विड की एनर्जी उससे थोड़ी सी ज्यादा है और गैस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एनर्जी के लिहाज से स्टेबिलिटी को देखें तो एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। तो एनर्जी जिसकी सबसे कम, ठीक है, इट मींस कि वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है, यानी कि मोर स्टेबल कौन है आपके पास? सॉलिड। थोड़ा सा लेस स्टेबल कौन है आपके पास? लिक्विड। और सभी से कम स्टेबल कौन है आपके पास? दैट इज द गैस, ठीक है। इट मींस कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हमारे पास प्रैक्टिस क्लासेस का, विच वन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉइलिंग का मकसद क्या होता है? हमें हीट देनी पड़ती है देन फिर बॉयल होता है। मेल्ट करना है, जैसे कि अगर हम आइस को धूप में निकाल के रखते तो धूप की गर्मी आइस को लग रही होती है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस। डिफ्यूजन और कंबशन ऑफ मीथेन इन एयर
डिफ्यूजन जो आपके पास हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, इट मींस के हीट अगर आप किसी सब्सटेंस को दें तो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा, इट मींस एंडोथर्मिक चेंज है डिफ्यूजन। कंबस्शन ऑफ मीथेन इन एन एयर, ठीक है। एक्सोथर्मिक चेंज पूछा था, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि कंबस्शन के हवाले से जब भी बात की जाएगी तो हम हमेशा इसको किस पे काउंट करेंगे, एक्सोथर्मिक चेंज में, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आकर के हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो है एमडी कैट के हवाले से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो है उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर दोबारा से बता दूं कि हमारे पास जो है हमारा न्यू बैच कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ्स के हवाले से एमडी कैट और ईकैट के स्टूडेंट्स का जो हम शुरू कर रहे हैं। स्पेशली उसके अंदर डिस्काउंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए मौजूद है जो कि नीडेड स्टूडेंट्स हैं। अगर आप लोग उन तमाम स्टूडेंट्स में से किसी एक, दो या तीन जितनों को भी आप जानते हैं, काइंडली मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए। और अगर वो या उनके पेरेंट्स मुझसे खुद डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह, तो मैं उनके लिए कोशिश करूंगा कि कम से कम फीस के अंदर उनकी एमडी कैट की कंप्लीट प्रिपरेशन या ईकैट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करवा सकूं। और एक ऑप्शन भी मौजूद है उनके पास, दैट इज अबाउट द इंस्टॉलमेंट, यानी कि उनकी फीस तो ऑलरेडी कम कर भी दूंगा और उसके बाद भी जो है वो मुझे वन टाइम पेपर नहीं बल्कि टू टाइम पेपर जो है यानी इंस्टॉलमेंट जो होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी को 100% देना तो पहले हम उसको 70% देते, देन फिर हम उसको एक आध महीने बाद 30% देते। तो इस तरह के इंस्टॉलमेंट प्रोसेस पर भी हम उनका एडमिशन ले सकते हैं। तो काइंडली बच्चों जरूर उन तक पैगाम पहुंचाएगा। और वो बच्चे जो आप लोगों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के हवाले से अब तक एनरोल नहीं करा चुके हैं या नहीं करा पाए हैं, ठीक है, तो बेटा बता दूं कि अब क्लासेस जो इंशाल्लाह कोशिश है कि कल संडे जो है हमारा उससे क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इन स्टूडेंट्स को भी जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वो जरूर एडमिशन लीजिए। इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।